Olivia में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर शुरू है जैसे Vamos a hacer un video para el antes. इसके बाद हम लोग एक एशिया ना Ana Aira हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज है हमारे ब्यूटी एक्सपो का डे 2 एंड आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी, जैसे कि स्टॉल पे लेके चलूँगी एंड जितने भी मेकअप आर्टिस्ट है जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसमें वो क्या सिखा रहे हैं, कौन सी टिप्स दे रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना। नाउ अभी तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है एंड अभी मैं रेडी होने का सोच रही हूँ। मैंने खाना बनाया एंड देन उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि बस जो थी वो 8:30 बजे की पार्श्वनी से थी एंड मेरे गांव से 8 बजे की थी। तो 7:45 से ज़्यादा का टाइम हो चुका था, तो बस मैं फटाफट से निकल के मतलब भागते भागते आज बस स्टॉप पे मैं गई हूँ एंड देन मैंने कोई वीडियो की क्लिप्स नहीं ली। देन बस नागपुर में पहुँच के आई थिंक संविधान चौक में हम पहुँचे थे, वहाँ पर मैंने ये हल्की सी क्लिप ली। से उतरते ही हम लोग एक ठेले पे गए एंड वहाँ पर हमने नूडल्स ऑर्डर किए, क्योंकि हमने घर से कुछ भी नहीं खाया था। वैसे तो मुझे हैबिट नहीं है कि मैं सुबह सुबह कुछ खाऊं, बट मेरी फ्रेंड को हैबिट है कि वो मॉर्निंग में कुछ खाती ही है। सो उसे भूख लग गई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पर नूडल्स तो टेस्टी थे, अच्छे थे, बट थोड़े से ज़्यादा महंगे थे। मतलब आप देख सकते हो कि प्लेट में कितनी क्वांटिटी है एंड उन्होंने इतनी कम क्वांटिटी हमें 50 रुपीज़ में दी थी एंड हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। देन उसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचे तो उसके थोड़ी पहले ना ये मुझे कुछ दिखा जो कि बहुत ही प्यारा था। हैंडक्राफ्ट था ये, मतलब हाथों से उन्होंने पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। राधा कृष्ण की, बुद्ध की एंड यहाँ पर अम्बेडकर की भी थी। बहुत सारी पेंटिंग्स थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी थी। देन उसके बाद मैंने मेरा आई कार्ड निकाल लिया एंड वो मैंने गले में डाल लिया था, क्योंकि विदाउट उसके तो एंट्री होगी नहीं ना अंदर, तो बस इसीलिए। आज हम लोग बैक साइड के बस स्टॉप पे नहीं उतरे थे, जो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है एक्सपो। सो हम लोग 0 माइल पे उतरे थे एंड वहाँ से बर्डी बहुत पास में है एंड देन वहाँ से झांसी रानी चौक हमें जाना था। तो आज उतना ज़्यादा कुछ नहीं लगा, बट फिर भी पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे कल के कारण। सो बस हम लोग हमारी लोकेशन पे पहुँच गए। देन यहाँ पर ये फ़ोटोज़ वगैरह के लिए बनवाया था, लेकिन हमने कोई भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं की। कल भी नहीं की, आज भी नहीं की। एंड देन यहाँ पर खाने के स्टॉल्स लगे थे, हमने तो कभी कुछ नहीं खाया यहाँ से। तो बहुत सारे लोग लेकर के खाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देन यहाँ पर ये हेयर एसेसरीज़ का स्टॉल था, हेयर एक्सटेंशंस थी, कुछ इधर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स थे यानी कि फेशियल किट्स एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद हम लोग गए अंदर। आज ना चेयर्स बहुत सारी खाली थी, तो उतना कुछ आज इशू नहीं हुआ चेयर का। देन हम दूसरी साइड के स्टेज पे गए तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें होने वाली थी, जैसे कि फेशियल वगैरह के बारे में कुछ वो लोग बताने वाले थे, वो हमें नहीं देखना था। सो इसीलिए फिर हम लोग पहले ही स्टेज पे वापस आए एंड देन वहाँ पर हमने हमारी बैग्स रखी एंड हम यहाँ पर न्यू प्रसाद कलेक्शन में आए थे कुछ ज्वेलरीज़ को देखने के लिए। तो देखा ही नहीं, परचेज़ भी किया था मेरी फ्रेंड ने। सो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज़ थी, चोकर्स थी, लॉन्ग भी थे उसमें। मतलब बहुत था, इयररिंग्स थे, काफ़ी सारे थे। मतलब ब्राइडल के लिए भी ज्वेलरीज़ थी, रिसेप्शन ब्राइड के लिए भी थी एंड जो ब्राइड्स हैं मतलब हर किसी के लिए ज्वेलरी वहाँ पर अवेलेबल थी। देन मेरी फ्रेंड ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी, तो तब तक मैंने इधर उधर की थोड़ी सी क्लिप्स ले ली ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से स्टॉल्स लगते हैं एक्सपो में। तो कुछ इस तरीके के ऐसे लाइन से स्टॉल लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप ईयररिंग्स देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट ये तभी अच्छे लगते हैं जब बहुत हेवी लुक हम करते हैं। ऐसे अगर हम थोड़ा नेचुरल लुक करने जाए तो उस टाइम पे उतने खास नहीं लगते हैं। देन यहाँ पर मुझे ये जो वैनिटी बैग थी वो बहुत पसंद आई, अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ की क्लिप्स ले ली, देखा यहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड सामान था जो कि मुझे नहीं लेना था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे पास जो कलेक्शन है वो मैं वही ख़त्म कर लूँ। देन उसके बाद यहाँ पर न्यू प्रसाद कलेक्शन से कुछ मेरी फ्रेंड ने चोकर लिया था एंड देन जो बुगड़ी कहते हैं ना हम कान में पहनते हैं वो लिया था एंड ईयररिंग्स लिए थे। देन यहाँ पर ये माइस रेंटल स्टूडियो था, जो जहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आउटफिट्स थे एंड यहाँ पर ब्राइडल आउटफिट, हल्दी आउटफिट, मतलब ऑल आउटफिट्स अवेलेबल होते हैं। स्टेज के बिल्कुल सामने ये दुर्गा अलंकार का स्टॉल लगा था। मैंने यहाँ पर विज़िट नहीं किया क्योंकि मैं इनकी शॉप में काफ़ी टाइम जा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ इनके प्रोडक्ट्स वगैरह। सो मतलब जहाँ हम बैठे थे ना उसके एकदम साइड पे ही था, तो मुझे वहीं से सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, तो इस वजह से नहीं गए। देन उसके बाद जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनको आने के लिए टाइम था, तो यहाँ पर वही कल की तरह कुछ छोटे मोटे गेम्स यहाँ पर हुए
बस यही सारा कुछ हुआ। तो आज का जो फर्स्ट सेशन था उनकी यहाँ पर एंट्री हो रही थी, तो आज लैशेस मेकओवर का फर्स्ट सेशन था एंड उनका जो नाम था वो स्वाति था। सो बस उनकी यहाँ पर एंट्री हो रही थी एंड आज का ये पहला सेशन है जो कि आपको बताती हूँ आगे कि कैसा हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो वीडियो को आप देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। उनका यहाँ पर वेलकम वगैरह हुआ एंड देन बस डेमो उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आज वो हमें रिसेप्शन ब्राइड सिखाने वाली थी, जिनकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी थी एंड यहाँ पर मैं नोट्स भी बना रही थी, वो जो भी प्रोडक्ट्स बता रहे थे, टिप्स बता रहे थे उन सब की। सो यहाँ पर उन्होंने रेड साड़ी एंड आई थिंक ग्रीन ज्वेलरी थी, जो कि बहुत ही प्यारा उनका आउटफिट एंड ज्वेलरी थी। सो आई थिंक ये उन्होंने यहीं से प्रसाद कलेक्शन से ली होगी, मुझे आइडिया नहीं है। देन यहाँ पर उन्होंने स्किन प्रिपरेशन से मेकअप स्टार्ट किया एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना स्वाति मैम, वो बहुत ही प्रिटी लेडी मुझे लगी एंड बहुत ही मतलब एक प्रिटीएस्ट वुमन मुझे वो लगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनका जो रहन सहन है एंड उनका जो एक एटीट्यूड का लेवल है वो बहुत अब ग्रो हो चुका है आजकल, है ना। आपने देखा होगा मोस्टली लोगों को, बट इनका ऐसा नहीं था। वो बहुत ही मुझे मतलब उनके फेस से मुझे लगा कि वो बहुत ही हम्बल है एंड बहुत ही सॉफ्ट नेचर की वो मुझे लगी एंड उनका आउटफिट का जो सेंस था वो भी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया। उनके जो लॉन्ग हेयर्स थे वो भी, एंड उनकी एज जो थी वो आई थिंक 35 ईयर्स थी एंड उनको 15 ईयर्स का बेटा भी था एंड वो बिल्कुल भी एजड नहीं लग रही थी, मतलब उस उम्र की वो लग ही नहीं रही थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो हमारी उम्र की है, हमारी एज की है। सो यहाँ पर बीच बीच में उनकी जो असिस्टेंट थी वो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कर रही थी सेशंस में एंड देन वो गिफ्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज सेशन में क्वेश्चन आंसर करके गिफ्ट्स दिए, ना कि फेक करके दिए। स्वाति मैम का जो मेकअप करने का तरीका था एंड एक्सप्लेन करने का जो तरीका था एंड ओवरऑल मतलब मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। बहुत ही डीपली उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की, प्रोडक्ट्स के बारे में। उनकी जो असिस्टेंट थी वो प्रोडक्ट शो भी कर रही थी, नाम भी बता रही थी। तो ऐसा मतलब कल के सेशन में भी नहीं हुआ था, बट आज के सेशन में उन्होंने हर एक प्रोडक्ट के बारे में पिक्चर शो करी कैमरा में एंड उन्होंने बताया भी। देन यहाँ पर वो हाईलाइटिंग कर रहे थे, सो उनका जो मेकअप का बेस है वो उन्होंने आज पहले कंप्लीट किया था। सो बेस जो है वो बहुत ही सटल एंड इजी उन्होंने हमें बताया, जो कि नॉर्मली हम करते हैं। सो रिसेप्शन ब्राइड थी तो मेकअप जो है वो हल्का सा अगर फेयर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन्होंने वैसा ही किया था, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं किया था। एक टोन फेयर भी मैं नहीं कहूँगी, उन्होंने बहुत हल्का सा फेयर मेकअप किया था एंड वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी, बार बार हमें रिपीट कर रही थी, बता रही थी कि इससे ऐसा होता है, उससे वैसा होता है एंड ऑल। सो ये सारी उनकी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड जो भी टेक्निक्स ट्रिक्स उन्होंने मुझे सिखाई है, बताई है, वो सब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से हमारे वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि डीपली यहाँ पर मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा सकती। देन उन्होंने आई मेकअप किया, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना सटल आई मेकअप कि आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब उन्होंने 2 से 3 ही कलर का आई थिंक यूज़ किया, लेकिन बहुत सटल उन्होंने आई मेकअप किया था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि रिसेप्शन ब्राइड पे एकदम परफेक्ट जाता है। एंड यहाँ पर मतलब उनकी जो ज्वेलरी थी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड पर्सनली वो मैम मुझे बहुत ही प्यारी लगी। आप देख सकते हो कि उनका जो नेचर भी था ना वो बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं वो मेरी वीडियो देखेगी नहीं देखेगी। पर उन्होंने एक चीज़ और अपनी सेशन में बताया कि वो दोनों हाथ से काम करती है। एक्चुअल में वो लेफ़्ट हैंड है, मैं भी लेफ़्ट हैंड ही हूँ, बट वो लेफ़्ट एंड राइट दोनों ही हाथ से बहुत अच्छे से काम कर लेती है। यहाँ पर उन्होंने हमें एक टिप दी कि हमें किसी भी सिचुएशन में कैसे भी काम करना आने चाहिए, क्योंकि हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमें हर तरीके की चीज़ आनी चाहिए, हर तरीके का हम कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि अभी वो राइट हैंड से काम कर रही थी, देन वो जब इस साइड चले जाते हैं तो वो लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे थे एंड वो उनका बहुत ही प्रॉपरली डीपली आंसर कर रही थी। तो यहाँ पर एक लेडी ने क्वेश्चन किया था कि जो स्माइल लाइन्स होती है, रिंकल्स होते हैं, वो क्यों नज़र आते हैं मेकअप के बाद भी। तो मैम ने सिंपली लैंग्वेज में बताया था कि हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, हम मेकअप कर रहे हैं तो वो दिखने ही वाला है। लेकिन वो लेडी फिर भी उसके ऊपर से ऊपर क्वेश्चन कर रही थी, बट मैम ने बहुत ही लाइटली उनके हर क्वेश्चन का आंसर दिया। सो ये थी रिसेप्शन ब्राइड का फाइनल लुक, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड आई थिंक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि बहुत ही सटल, सिंपल एंड बहुत ही अच्छा मेकअप उन्होंने किया था। मतलब बेस जो है वो बहुत ईजीली उन्होंने बताया एंड बहुत अच्छा था।
सो देन यहाँ पर सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, तो इनका मुझे नाम नहीं पता कि इनका जो मेकर कौन सा है, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है इनके नाम का, मैं भूल गई हूँ। बट उन्होंने बताया था, उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी भी बताई थी, प्लस उन्होंने उनका नाम भी बताया था, लेकिन मैं भूल गई। सो इन्होंने सेशन स्टार्ट किया, तो इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर आउट की, बहुत ही प्यार से सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। बट इनकी जो मॉडल थी वो बहुत मुझे प्रिटी लगी, बहुत ही सुंदर था उनका फेस स्ट्रक्चर एंड ऑल। सो यहाँ पर उन्होंने मेकअप करना स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने यहाँ पर कंसीलर के साथ जो भी फेस पे प्रॉब्लम्स थी वो कवर करना स्टार्ट किया। इन्होंने अपने मेकअप में एक ही टिप दी कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको बहुत कम रखनी है, बहुत लाइट सा मेकअप लुक करना है ताकि नेचुरल एंड सटल लगे। तो ये टिप मुझे बहुत प्यारी लगी, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ओवरऑल इनका जो मेकअप लुक था वो मुझे बहुत पसंद आया। बट इनकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने ना सारी चीज़ें डिटेल में बताई, सारे प्रोडक्ट्स बताए, लेकिन लास्ट में जो मेन था वही नहीं बताया। मतलब उन्होंने ना तो लिप पेंसिल के बारे में बताया, ना तो लिपस्टिक की शेड के बारे में बताया, एंड ना ही उन्होंने लिप ग्लॉस के बारे में बताया, ना तो ब्रांड बताया, कुछ भी नहीं। वो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे वही जानना था एंड मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पर क्वेश्चन के लिए हाथ भी खड़ा किया था, बट किसी का ध्यान ही नहीं था, तो मेरे और किसी का ध्यान ही नहीं गया। सो वो रह गया माइंड में क्वेश्चन। तो देखते हैं, मैं पता लगा ही लूँगी, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा मेकअप लुक किया था, आई मेकअप भी बहुत प्यारा था, बेस भी बहुत प्यारा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बिंदी लग जाने के बाद मॉडल का जो ओवरऑल पूरा लुक था ना, वो एकदम सडन चेंज ही हो गया, मतलब बहुत ही प्रिटी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। सो इन मैम ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से किए एंड डीपली सारी चीज़ें उन्होंने समझाई बताई भी। बट बस मैं थोड़ा-सा डिसअपॉइंट इसलिए हुई कि उन्होंने लिप्स के बारे में थोड़ा-सा, मतलब लिप्स पे जो भी उन्होंने अप्लाई किया वो उसके बारे में नहीं बताया था। सो दैट्स इट। बट ओवरऑल मेकअप लुक बहुत अच्छा था। आज के जितने भी सेशन थे ना वो बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही, मतलब अब तक जो भी सेशन हुए थे वो बहुत ही प्यारे हुए थे। मतलब फर्स्ट स्वाति मैम ने किया, देन इन मैम का जो सेशन था वो भी बहुत ही प्यारा था। सो बस सॉरी कि मैं उनका नाम नहीं जान पा रही हूँ, मुझे उनका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। तो देन यहाँ पर हेयर कटिंग का सेशन स्टार्ट हुआ, तो ये आई थिंक दिल्ली से आए थे सर। इनका आई थिंक रिजवान खान, इन्होंने कुछ तो नाम बताया था, एग्जैक्ट मैं नहीं कह रही हूँ कि रिजवान खान ही था, बट शायद यही नाम उन्होंने बताया था। सो यहाँ पर उन्होंने एक स्टूडेंट को ही लिया था एंड उनका ही हेयर कट हमें सिखाया था। तो ये यहाँ पर हमें हेयर कट सिखाने आए थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं करता है, मतलब बहुत ही डीपली सारी चीज़ें बताई कि पहले कट करने से पहले हमें बेस करना होता है, कितना डिग्री लेना होता है, कितना एंगल लेना होता है, कैसे लेना होता है एंड ऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई सैलून में जाते हैं तो वो पहले हमारे हेयर्स को हमारे हेयर्स का बेस नहीं बनाते हैं, वो वहीं से हम जो भी कट उन्हें कहते हैं वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कट करना। बट सर ने एक चीज़ सिखाई कि पहले आपको बेस बनाना है। बेस बनाना मतलब क्या, कि पहले आपको आपके जो भी हेयर्स है उनका एक सही लेंथ करना है, मतलब ओवरऑल पूरे जो हेयर्स है ना उनको एक सही लेंथ में आपको कट करना है एंड देन आपको स्टार्ट करना है आपका जो भी हेयर कट आपको करना है वो सारी चीज़ें बताई। बट सर पूरा एंड तक सेशन नहीं कर पाए क्योंकि हेयर कट ही वो सिखा पाए, क्योंकि उसके बाद होने वाला था जूनियर फॉर्चूना सर का सेशन। तो उसकी वजह से उनको वो जो सेशन है वो आधे में ही छोड़ना पड़ा, मतलब आधे में नहीं, उन्होंने हेयर कट पूरा सिखाया था। हेयर कट होने के बाद हेयर ड्राई भी उन्होंने करके दिखाए थे, बस कर्ल्स करके वो दिखाने वाले थे तो वो नहीं हो पाया। देन यहाँ पर फॉर्चूना सर की एंट्री हो रही थी एंड उनके जो देश के जो फ्लैग्स थे वो यहाँ पर लगे हुए थे। तो फॉर्चूना सर जो थे वो ब्राज़ील के थे एंड जो सोफ़िया मैम थी वो साउथ अमेरिका की थी। कल के वीडियो में मैंने आपको आई थिंक साउथ अफ्रीका बताया था, हाँ। सो साउथ अफ्रीका नहीं, वो साउथ अमेरिका की है एंड ये ब्राज़ील के हैं। सो यहाँ पर उनकी एंट्री हो गई थी एंड आज उन्होंने यहाँ पर इंडियन कल्चर के कपड़े वेयर किए थे, जो कि होता है ना कुर्ता एंड पैंट, तो वो उन्होंने वेयर किया था। सो उनका फिर सेशन स्टार्ट हुआ, तो उनकी जो मॉडल थी वो डस्की स्किन की थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मुझे दोनों दिन डस्की स्किन पे मेकअप देखने के लिए मिला, क्योंकि जूनियर सर ने भी डस्की स्किन पे ही मेकअप सिखाया था एंड जो शिल्पी मिकौर थी उन्होंने भी डस्की स्किन पे सिखाया था, तो वो अच्छा लगा मुझे। सो बस यहाँ पर सेशन स्टार्ट हुआ, तो जो मॉडल थी आप देख सकते हो कि कुछ, सो यहाँ पर सर को इंग्लिश या फिर हिंदी नहीं आती थी, उनकी ब्राज़ील में जो लैंग्वेज थी वही उनको आती थी। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर भी थे, आप सुन सकते हो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ कि जो सर है वो उनकी लैंग्वेज में सारी चीज़ें डिटेल में बता रहे थे एंड जो ट्रांसलेटर था वो
उन सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि एक्चुअल में सर हमें क्या समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे इनके सेशन में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने मिला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेनर मेकअप आर्टिस्ट है तो उनकी टिप्स एंड प्रोडक्ट्स अलग होंगी। सो उन्होंने यहाँ पर बहुत डीपली सारी चीज़ें बताई कि फ़ेस को कैसे क्लीन करना है, बाद में कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ कि देखो सर ने ना फर्स्ट स्टेप जो था वो ये किया था कि उन्होंने क्लींज़र किया था, मतलब वेट वाइप्स के साथ फ़ेस पे जो भी डर्ट है उसे रिमूव किया था। देन उन्होंने एक प्राइमर यूज़ किया था, कौन से ब्रांड का प्राइमर यूज़ किया था वो मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने इंटरनेशनल प्रोडक्ट एंड इंडियन प्रोडक्ट्स दोनों को ही मिक्सचर यहाँ पर किया था। सो एक चीज़ मुझे सर की बहुत अच्छी लगी कि आगे मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने स्टेप वाइज़ क्या किया, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन सबसे मेन चीज़ कि उन्होंने आते बराबर एक चीज़ यहाँ पर कही कि वो आज का जो मेकअप लुक है वो एक्चुअल स्किन टोन का करने वाला है। यानी कि इंडिया में क्या होता है कि इंडियन जो ब्राइड्स होती है, क्लाइंट्स होती है, उन्हें फेयर मेकअप हो चाहिए होता है, या फिर हम फेयर मेकअप की डिमांड करते हैं, या फिर जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो फेयर मेकअप करते हैं। बट वो आज हमें ऐसा मेकअप सिखाने वाले थे जो कि एक्चुअल में स्किन टोन का था। क्योंकि ब्राज़ील में ऐसा है कि वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं या फिर वहाँ की जो मॉडल्स होती है, वहाँ पे ऐसे मेकअप होते हैं कि स्किन टोन मेकअप वहाँ पर सिखाया जाता है, किया जाता है। वहाँ पर फेयर मेकअप लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इस कारण से सर ने हल्की सी डस्की स्किन की ब्राइड ली थी, एंड उन्होंने वैसा ही मेकअप लुक सिखाया जैसे कि उनके पेजेस पे उन्होंने अपनी मॉडल्स पे किया हुआ था ब्राज़ील में। तो बस वही उन्होंने यहाँ पर सिखाया। तो उनका एक टिप ये भी था कि आप जब भी मेकअप के एक-एक स्टेप्स को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको ना थोड़ा-सा आगे जा कर के देखना है कि मतलब कैसा लग रहा है एंड ऑल। पहले आप जा कर के देखो आगे से, एंड देन आप डिसाइड करो कि हाँ, अब ये सही हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको हल्की-सी उनकी लैंग्वेज सुनाती थी कि उनकी जो लैंग्वेज थी वो एक्चुअल में कैसी थी। सो यहाँ पर उन्होंने एक फाउंडेशन इटालिया का भी दिखाया था इसी टाइम पे। A base um pouco mais clara que o tom da pele. Então aqui nesse caso eu vou fazer a cor da base bem do tom da pele da minha modelo mesmo. इंडिया और ब्राज़ील में दो फ़र्क है। यहाँ पर जो आप लोग आर्टिस्ट है या जो भी कल्चरली इंडियन, हम लोग लाइट फॉर्म ऑफ बेस ज़्यादा यूज़ करते हैं और लाइट फॉर्म ऑफ फाउंडेशन थोड़ा स्किन को थोड़ा लाइटर करने के लिए बहुत नॉर्मल है। यहाँ पर इंडिया में लोग प्रेफर करते हैं कि स्किन थोड़ी वाइट लगे, थोड़ी लाइट लगे। बट ब्राज़ील में उल्टा है कि वहाँ पर डार्क मतलब थोड़ा टैन टाइप का बहुत चलता है। आज वो जो दिखाएंगे वो इनकी स्किन को मैच करने वाला मेकअप रहेगा, ना कि जो इंडिया में अक्सर होता है कि लोगों को अक्सर गोरा दिखना होता है तो ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। Ok? Estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de mostrar um pouco do meu trabalho. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर हो और मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। मैं मेरा काम आपको दिखाऊंगा आगे जाके कैसा। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो तो नहीं दिखा सकती क्योंकि ये जो सेशन था वो आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का चला, तो इस कारण से पूरा तो नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा-थोड़ा। तो यहाँ पर सर ने इटालिया का एक फाउंडेशन लिया था जो कि नागाला कुछ तो उन्होंने नाम लिया था। देन एक हाउस ऑफ ब्यूटी फाउंडेशन था, जिन दोनों का मिक्सचर उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था। ओके, सो वो स्किन टोन का एग्जैक्ट मेकअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना उन्होंने फाउंडेशन जो है वो हल्की सी फेयर, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, हम जो कहते हैं ना कि ऑक्सीडाइज़ हो जाती है तो इसलिए हम हल्का सा फेयर लगाते हैं, तो वैसा उन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई किया था। तो देखो मैं आपको सर की जो स्टेप्स है वो बताती हूँ, एंड ये मेकअप लुक मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब एक मेकअप लुक हम सीखेंगे डिटेल में, जैसा सर ने एग्जैक्ट सिखाया है उसी टेक्निक के साथ, उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जल्दी ही इसी वीक में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूँ, ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ। सो देखो सर ने फर्स्ट स्टेप जो थी वो क्या की थी कि फेस को उन्होंने क्लीन किया था। देन उसके बाद उन्होंने प्राइमर यूज़ किया था। प्राइमर के बाद उन्होंने ना तो कोई करेक्शन किया, ना ही उन्होंने कुछ भी कंसीलर के साथ कोई प्रॉब्लम्स को हाइड किया। डायरेक्ट उन्होंने फाउंडेशन यूज़ किया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो नागाला का फाउंडेशन था, आई थिंक जो इटालिया का मतलब फाउंडेशन था वो, एंड हाउस ऑफ ब्यूटी का जो फाउंडेशन था वो इतना कवरेज दे देता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो हाइड हो जाती है एक ही लेयर में। तो इस कारण से उन्होंने करेक्शन नहीं किया था। एंड उन्होंने एक चीज़ बताई कि वो अपने किसी भी मॉडल्स पे या फिर क्लाइंट्स पे करेक्शन या फिर कंसीलर के साथ प्रॉब्लम्स को हाइड नहीं करते। वो ऐसे फाउंडेशंस यूज़ करते हैं जिनसे प्रॉब्लम जो है वो ईज़िली कवर हो जाए, वो भी एक ही लेयर में। तो उनके यहाँ पर करेक्शन या फिर कंसीलिंग का जो ट्रेंड हमारे इंडिया में है वो वहाँ पर नहीं है। एंड वहाँ पर लेयरिंग जो होती है वो भी नहीं की जाती है। बहुत ही
बेसिक मेकअप वहाँ पर होता है, मतलब टाइम लगता है उनके मेकअप को, बट सारी चीज़ें जो होती है वो लेयरिंग के साथ नहीं होती है, एक ही बार एप्लीकेशन होती है, ऐसा उन्होंने सिखाया। देन उन्होंने फाउंडेशन एप्लीकेशन की एंड देन उन्होंने ब्लेंड किया फाउंडेशन को काफ़ी अच्छे से। एंड एक टिप और कि उन्होंने जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो वेट यूज़ किया था या फिर ड्राई यूज़ किया था ना, ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उनके जो ट्रांसलेटर थे ना वो भी इस चीज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गए थे, मतलब वो उनको आई थिंक प्रॉपरली नहीं क्वेश्चन पूछ पा रहे थे, मतलब बता नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में स्टूडेंट क्या क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस वजह से सर ने भी उतना प्रॉपरली आंसर नहीं किया, क्योंकि ट्रांसलेटर ने क्या पूछा उनको भी आई थिंक समझ नहीं आया था, क्योंकि ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मेकअप मुझे नहीं लगता कि फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होती होगी, तो पता नहीं, बट सर ने कहा कि उन्होंने जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो ड्राई यूज़ किया था, क्योंकि सर कंफ्यूज कहाँ हुए थे मैं आपको बताती हूँ कि सर आप देख सकते हो कि अभी पाउडर के साथ लॉक कर रहे हैं अपने बेस को, तो यहाँ पर सर को ऐसा लगा कि वो जो पाउडर पफ वो यूज़ कर रहे हैं वो वेट है या फिर ड्राई है, ऐसा स्टूडेंट पूछ रहा है, तो उन्होंने उसका ही आंसर वहाँ पे दिया, ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी ब्लेंडर का दिया, क्योंकि मुझे ब्यूटी ब्लेंडर जो था वो हल्का सा वेट लगा, मतलब थोड़ा-सा फुल जाता है ना, तो वो मुझे लगा, बट यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि वो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर शायद कन्फ्यूज़ हो गए थे, क्योंकि ट्रांसलेटर ने उन्हें कन्फ्यूज़ कर दिया था कि वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नहीं समझ आया उनको। सो कोई बात नहीं, चलो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। देन उसके बाद ना उन्होंने हाइलाइटिंग किया था एक फेयर शेड के कंसीलर के साथ, एंड हाइलाइटिंग करने के बाद उन्होंने क्रीम कॉन्टूर, क्रीम ब्लशर, ये सारी चीज़ें यूज़ की, मतलब कि फेस लॉक करने से पहले जितने भी लिक्विड एंड क्रीम प्रोडक्ट थे वो सारे उन्होंने यहाँ पर यूज़ किए। एंड देन उन्होंने यहाँ पर पाउडर पफ के साथ जो बेस है वो अच्छे से यहाँ पर लॉक किया था। तो यहाँ पर ना उन्होंने जो भी लूज़ पाउडर है वो पहले उन्होंने अपने हाथ के ऊपर पूरा निकाल लिया था, ओके, जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाते आई हूँ। एंड देन उन्होंने हल्का हल्का सा सेट किया था उनके बेस को, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किया था, एंड उनकी जो टेक्निक थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, पसंद आई, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया। वो ना हर स्टेप को करने के बाद ना थोड़ा-सा आगे जाते थे क्लाइंट मॉडल के, एंड देन वो देखते थे कि दोनों तरफ सही है क्या, इक्वली प्रोडक्ट लगा है क्या, एंड इस तरीके से उन्होंने हमें भी बताया कि आपको भी ऐसे चेक करना है। देन यहाँ पर बेस कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने हाइलाइटर एप्लीकेशन किया था। जैसे कि आप देख सकती हो, मतलब क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स पहले यूज़ किए, देन फेस लॉक किया लूज़ पाउडर के साथ, एंड नाउ अभी वो यहाँ पर पाउडर ब्लश, पाउडर कॉन्टूर यूज़ करने के बाद उन्होंने यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ किया। एंड हाइलाइटर उन्होंने बहुत ही मिनिमल एंड सटल सा रखा था, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने ना एक स्टेप किया था आगे, क्योंकि अब उनके वहाँ पर शायद चलता होगा ग्लिटरी मेकअप, ये जो स्टेप उन्होंने किया था उसके बाद जो क्राउड था ना वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो ग्लिटर्स को फेस के ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया था ना कि कोई तो, मतलब उन्होंने ढक्कन लिया था, उसके ऊपर उन्होंने ग्लिटर्स रखे थे, एंड देन वो फूंक मारा था उन्होंने, एंड फूंक मार के जितना भी ग्लिटर है वो मॉडल के फेस के ऊपर लग गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने जो यूनिक तरीके से ग्लिटर्स लगाए ना, तो वो बहुत ही यूनिक तरीका था। एंड उसके बाद ना क्या हो रहा था कि जो मॉडल थी उनके फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन आ रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि कुछ तो लाइटिंग उनके ऊपर चमक रही है, ऐसा फील हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो लाइटिंग नहीं थी, वो उनके ही फेस पे जो ग्लिटर्स के पार्टिकल्स उड़े थे ना, उसकी वो शाइन थी। आप देख ही सकते हो वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा फेस ना ऐसे शाइन कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो उनके फेस के ऊपर कोई तो लाइटिंग ऐसे चमक रही है, बट ऐसा नहीं था, वो एक्चुअल में उनका फेस ही था। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड बहुत यूनिक भी लगा। यहाँ पर फेस का जो बेस है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट स्किन टोन का उन्होंने मेकअप किया था ना, अभी वो आई मेकअप के ऊपर गए थे। एंड आई मेकअप मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों के काम का है, क्योंकि आई मेकअप जो है वो उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा आई थिंक चलते हैं, तो उन्होंने उस तरीके से हमें सिखाया था। मैं फाइनल ही लुक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आई मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, आई थिंक 1 घंटे के करीब आई मेकअप उन्होंने किया था। तो आई मेकअप का मैंने शूट तो बहुत सारी क्लिप्स मैंने की थी, लेकिन मैंने उतनी यहाँ पर डाली नहीं, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो रही थी। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि आई मेकअप जो है वो
हमारे काम का नहीं है, बहुत यूनिक आई मेकअप था जो कि उनके देश में बहुत ज़्यादा चलता है। तो ऐसा आई मेकअप हमारे यहाँ पर इंडियन जो ब्राइड्स होती है, क्लाइंट्स होती है, वो नहीं करती है। मॉडल्स में वगैरह शायद कर हम सकते हैं, ओके। आई मेकअप जो था वो बहुत ही लाइट उन्होंने सिखाया था, बट उसके ऊपर जो उन्होंने लाइनर के साथ क्रिएटिविटी की थी ना, वो काफ़ी यूनिक थी। तो वो आपको आगे देखने ही मिलेगा कि उन्होंने क्या किया था। बहुत ही बारकाई का काम था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना हाथ हमारा इसमें शार्प चाहिए ना, कि जो लाइंस वो वहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, जिस तरीके से वो स्मच कर रहे थे ना, उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की नीड होगी, मुझे ऐसा लगा। यहाँ पर आई मेकअप जो है वो डन होते आ ही गया था, तो वैसे ही ऐसा हो गया कि मॉडल को जो है ना वो चक्कर आने लगे, एंड मॉडल काफ़ी ज़्यादा घबराहट फील कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर सेशन थोड़ा-सा रुक गया, एंड मॉडल को रेस्ट करने के लिए वहाँ पर बिठाया गया था साइड में। मॉडल के साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मॉडल जो है वो सुबह से कुछ भी खा कर के नहीं आए थे। आई थिंक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी उन्हें, तो उस वजह से भी, एंड उनका जो आउटफिट था वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था उनको, आई थिंक चेस्ट में, क्योंकि वो हमें पहले ही ऐसा फ़ील हुआ कि वो उनको टाइट लग रहा है। बट उन्होंने कहना चाहिए था कि टाइट लग रहा है, तो वो थोड़ा-सा लूज़ हो सकता था। तो वो उसके कारण भी उनको थोड़ा-सा घबराहट सी फ़ील हुई होगी। एंड एक चीज़ कि इतना बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर हुआ, लेकिन स्टेज पे ना कोई पंखा या फिर कूलर का अरेंजमेंट नहीं था। तो उस कारण से भी होता है, क्योंकि अब हर मॉडल सेम नहीं होती है। कभी-कभी कुछ मॉडल्स ऐसी होती है जिन्हें मेकअप करने के बाद थोड़ा-सा घबराहट सा फ़ील होता है, गर्मी होती है, तो उनके लिए वहाँ पर फ़ैन का अरेंजमेंट चाहिए था। जूनियर सर एंड उनकी जो मॉडल थी वो शुरुआत से ही फ़ैन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर किसी ने फ़ैन का अरेंजमेंट नहीं किया था। देन यहाँ पर ऐसा हो गया कि जूनियर सर जो है वो अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि उनका जो मूड है वो पूरा ऑफ हो गया था। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर ऐसा हो, मतलब अगर मॉडल के साथ ऐसा हो जाए तो बुरा तो फ़ील होता है। तो इस कारण से वो बहुत सामान अपना पैक करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। ऑलमोस्ट उन्होंने सारा सामान रख दिया था, तो देन सडन मॉडल को शायद लगा कि नहीं, उनका जो दिन है वो ख़राब ना हो, एंड ऑर्गेनाइज़ेशन वालों ने फिर उन्हें समझाया, बट वो फिर भी मना कर रहे थे कि नहीं, इससे आगे मैं नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन फिर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था उन्होंने वहाँ पर उन्हें थोड़ा-सा कन्विंस किया। देन उसके बाद वो फिर भी नहीं बोल रहे थे आई थिंक, लेकिन फिर जब मॉडल उठी एंड मॉडल ने उन्हें कहा कि आई एम ऑलराइट, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने फिर मॉडल के कहने के बाद जब मॉडल ने अपने एक्सप्रेशंस दिखाए उन्हें, एंड वो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रेडी हूँ, देन उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया। तो बस ऑलमोस्ट मेकअप डन ही था, सिर्फ लिपस्टिक बची थी एंड हल्का सा आई मेकअप में कुछ लोअर लाइन पे कंप्लीट करना बचा था, इतना ही था। सो बस उन्होंने यहाँ पर लिपस्टिक को ड्रॉ करना, मतलब लिप्स को ड्रॉ करना यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया, एंड आपको थोड़ी देर में फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा। सो ये था मॉडल का फाइनल लुक। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये लुक। एंड यहाँ पर मॉडल जो थी अब वो ओके थी, क्योंकि फ़ैन का जो अरेंजमेंट है वो हो गया था साइड में ही। तो मेकअप जो है वो बहुत ही प्यारा हुआ था, बेस जो है वो बहुत प्यारा हुआ था। मेकअप जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जब मॉडल को चक्कर आया एंड मॉडल को साइड में बिठाया गया था ना, तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मॉडल के फेस के ऊपर हल्का-हल्का सा हाथ टच किया था, लेकिन मेकअप कहीं नहीं गया था, एज़ इट इज़ था। एंड देन आई मेकअप में होता है कभी-कभी कि कुछ मॉडल्स को, कुछ क्लाइंट्स को आँसू आते हैं, मतलब होता है ना कि कंटिन्यूअसली किसी-किसी को होता है कि प्रोडक्ट के कारण भी इश्यू होता है कि पानी आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली हम आइज़ ओपन करके, तो उसके भी कारण होता है, एंड प्रोडक्ट जो है वो कहीं न कहीं हल्का-सा गर्माहट फ़ील करते हैं आई के ऊपर, तो उसके कारण से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉडल की आँख से ना पानी आ रहा था, बहुत ज़्यादा 2-3 बार आया, लेकिन जूनियर सर ने क्या किया, टिश्यू पेपर लिया एंड बहुत ही लाइट हैंड के साथ उन्होंने रिमूव किया, एंड आई थिंक 2 से 3 बार मॉडल को शायद आँख से पानी आया था, लेकिन 2 से 3 बार उन्होंने वहाँ पर टैप-टैप, एंड एक ही आँख में उनके आँसू आ रहे थे, जैसे कि आपने अभी देखा। तो वहाँ पर उन्होंने 2 से 3 बार टिश्यू पेपर के साथ वो पोंछा था, लेकिन फिर भी उनका मेकअप टस से मस नहीं हुआ था, एंड ये थी मॉडल की फाइनल लुक, जो कि एकदम बार्बी डॉल वाली फीलिंग आ रही थी, बहुत ही प्यारा लुक हुआ था। मतलब सर थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे बीच में, लेकिन देन
उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज किया एंड बहुत ही लाइटली सब कुछ उन्होंने किया एंड बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ था। बेस जो था वो बहुत ही सटल लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। आई मेकअप भी बहुत ही प्यारा था। उनके सेशन में ना मुझे बहुत यूनिक कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत ही ज़्यादा। ये सेशन हो जाने के बाद ना मुझे थोड़ी-सी भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी, तो मैंने टिफ़िन ओपन जस्ट किया था खाने के लिए, तो वैसे ही एकदम सोफ़िया मैम की एंट्री हो गई। तो यहाँ पर उनकी एंट्री के लिए सब लोग खड़े हो गए थे। तो यहाँ पर उनकी एंट्री हो गई एंड मैंने सोचा कि वो जैसे-जैसे सिखाएँगे ना, वैसे-वैसे मैं खाना भी खा सकती हूँ, तो मतलब देखते-देखते ही मैं खाना भी खा लूँगी। लेकिन ऐसा हुआ कि जो सोफ़िया मैम थी, वो साड़ी पहन कर के आई थी। मैंने आपको बताया कि इंडियन कल्चर उन्होंने वियर किए थे। तो यहाँ पर वो साड़ी वियर करके आए थे एंड उसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। तो उनका कहना था कि वो साड़ी में मेकअप नहीं करा सकती है, मतलब वो नहीं मॉडल को हैंडल कर सकती है साड़ी में। तो इसीलिए फिर यहाँ पर फिर से बहुत लेट हुआ। यहाँ पर उनका मतलब वेलकम वगैरह तो हुआ, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो चेंज करने गए, तो वो 1 घंटे तक चेंजिंग करके वापस ही नहीं आए। बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से साड़ी को पकड़ कर के खड़े हैं, तो वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से उनको फिर चेंज कराया गया। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जब वो चेंज करने गए एंड मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम है खाना खाने का, तो वैसे ही बस मुझे घर से कॉल आती है मेरे पापा की एंड मेरे पापा ने मुझे बताया कि हमारी जो फीमेल पपी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एंड उस टाइम पे मैं पूरा ब्लैंक हो गई थी। मुझे पहले तो ऐसा लगा कि पापा मज़ाक कर रहे हैं। देन उन्होंने मुझे सीरियसली बताया कि सच में अब वो नहीं रही ना, तो उसके बाद मैं इतना रो रही थी कि मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था खुद के ऊपर। मैंने सोफ़िया मैम का सेशन मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं ना तो वो सेशन पे कॉन्सन्ट्रेट कर पा रही थी, क्योंकि एक तो वो बहुत टाइम तक आए नहीं, लेकिन फिर जब वो आए चेंज करके, तो वो आई थिंक सलवार सूट पहन कर के आए थे, जिसमें वो आई थिंक थोड़ा बहुत कंफर्टेबल थे। लेकिन मैंने कुछ भी सेशन में उतना डीपली नहीं देखा, क्योंकि मैं इतना रोने में ही लगी हुई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैंने अपना पपी लॉस किया था। तो वो दुःख मेरे लिए बहुत बड़ा था। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि मैं क्या फ़ील कर रही थी। मैं मतलब जैसे ही मुझे कॉल आई थी, उसके बाद से जो मैंने रोना स्टार्ट किया था ना, तो मैं कुछ भी वहाँ पर नहीं कर पाई। एंड यहाँ पर हमें इनका सेशन पूरा देखने के लिए नहीं मिला था, क्योंकि इनका जो सेशन था वो इनके आउटफिट के कारण बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो वहाँ पर रोते-रोते एंड बैठते-बैठते तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद जब वो आए, तो आई थिंक साढ़े 6 बजे थे एंड जब तक उन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह निकाले ना बाहर, तो उस टाइम पे पौने 7 हो चुके थे एंड हमारी जो बस थी वो साढ़े 7 बजे की थी। तो इसलिए हम इनका जो सेशन है वो पूरा अटेंड नहीं कर पाए। मैंने कोशिश की कि मैं ट्राई करूँ कि अटेंड कर पाऊँ, लेकिन आपको सच बता रही हूँ, बहुत लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 6:45 को उन्होंने उनकी आईब्रोज़ को हाथ लगाया था एंड आप सोचो कि 7:30 की हमारी बस थी, तो इसके कारण पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम पूरा एंड तक देख पाएँ। बट मैंने आईब्रोज़ एंड जो आई के ऊपर उन्होंने बेस बनाया था, वहाँ तक की मैंने चीज़ें देखी। बाकी मेकअप जो इम्पोर्टेंट था वो मैं नहीं देख पाई। एंड मैम का जो लैंग्वेज था वो बहुत डिफरेंट था, मतलब इंग्लिश भी उन्हें आती थी एंड वो अपनी भी लैंग्वेज में बात करती थी, तो जो ट्रांसलेटर थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ा-थोड़ा। यहाँ पर उन्होंने प्री वीडियो भी ली थी, मतलब मेकअप से पहले वाली वीडियो। एंड उन्होंने कोई तो लाइट यूज़ किया था, आई थिंक वो अपने मॉडल्स पे वही लाइट यूज़ करते हैं, उनके पेज पे मैंने देखा था बहुत ज़्यादा उसका वो यूज़ करते हैं। तो उस लाइट के साथ उन्होंने पहली रील शूट की थी, जो कि उनके फ़ोन से ही उन्होंने ली थी एंड देन उन्होंने मेकअप स्टार्ट किया क्लींजिंग के साथ, मतलब पहले फेस को क्लीन किया एंड देन हमने नहीं कुछ अटेंड किया, बस आईब्रोज़ वगैरह थोड़ी बहुत देखी। फिर वहाँ पर हम सेशन को बिना कंप्लीट किए ही निकल गए थे। तो मेरी फ्रेंड को थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था एंड टाइम नहीं था, तो इस वजह से हम फटाफट थोड़ा बहुत स्टॉल पे गए एंड उसने कुछ लिया तो नहीं, वो पूछने गई थी बट वो नहीं मिला उसे। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कॉस्मेटिक की शॉप थी। हाँ, याद आया, हम लोग फ़ैन लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर वो फ़ैन नहीं था जो हमें चाहिए था। आज भी ना इतने प्यारे-प्यारे सेशंस हुए एंड इतना कुछ सीखने मिला ना कि मैंने आज भी स्टॉल पे उतना ज़्यादा विज़िट नहीं किया, मतलब किया थोड़े बहुत स्टॉल पे, जितना मैंने आपको दिखाया उतने ही स्टॉल पे मैंने विज़िट किया था। एंड नाउ जब हम शाम में विज़िट कर रहे थे, मतलब घर जाने के टाइम पे,
तो उस टाइम पे स्टॉल्स बंद हो रहे थे एंड हमें विज़िट नहीं करना था क्योंकि हमें कुछ लेना नहीं था, तो हम टाइम पास करके कोई मतलब नहीं था क्योंकि बस का टाइम होते जा रहा था। हमारी 7:30 की बस थी एंड यहीं पे हमें 7 बज गए थे, तो हमारा जो वे था वो 15 मिनट का था, तो इस वजह से हम थोड़ा-सा आराम से यहाँ पे देख रहे थे सारी चीज़ें एंड यहाँ पर आई थिंक मॉडल रेडी होके खड़ी थी किसी की तो। फिर मुझे वहाँ पर पता चला कि एग्ज़िट गेट पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है क्योंकि वहाँ पर सर्टिफ़िकेट एंड रिटर्न गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस का टाइम भी होते आ रहा था एंड टाइम नहीं था, तो हम लोग फिर जल्दी से गए। सोचा अगर रिटर्न गिफ्ट मिल जाए तो अच्छा है। सर्टिफ़िकेट का उतना कुछ नहीं था क्योंकि सर्टिफ़िकेट का क्या ही करना है। हमने सीखा, हमने यहाँ से नॉलेज लिया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर्टिफ़िकेट मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्टिफ़िकेट कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि कोई हमारा सर्टिफ़िकेट नहीं देखता है। लोग हमारा काम देखते हैं। बट फिर भी यहाँ पर उन लोगों ने हमें लाइन पे लगाया था कि लाइन में लग जाओ सर्टिफ़िकेट के लिए। तो हमने सोचा कि चलो अगर थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास क्योंकि 7 ही बजे थे, तो आधा घंटा हमारे पास टाइम था क्योंकि बस जो है वो एग्ज़ैक्ट 7:30 को नहीं आती है बस स्टॉप पे, 7:45 को आती है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो सर्टिफ़िकेट एंड रिटर्न गिफ्ट मिल जाए तो अच्छा ही है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। रिटर्न गिफ्ट तो हमें नहीं मिला बट यहाँ पर सर्टिफ़िकेट के लिए क्या हुआ कि लाइन बहुत लगी थी। तो यहाँ पर हम इन लोगों को प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, यानी कि हम खुद को प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं एंड हमारी जो हरकतें होती है वो कुछ इस तरीके की होती है सर्टिफ़िकेट के लिए, रिटर्न गिफ्ट के लिए। तो मतलब बहुत ही चीप लेवल की यहाँ पर हरकतें हो रही थी कि लाइन में कोई भी नहीं लगा था। इधर-उधर से ऐसे ना धक्का-मुक्की करके सर्टिफ़िकेट के लिए भाग रहे थे। हमने लाइन में लग के सर्टिफ़िकेट लिया एंड देन हम लोग वहाँ से निकल गए। पपी का सुनने के बाद ना मेरा जो मूड है वो पूरा ख़राब हो चुका था एंड मैं कंटिन्यूअसली रो रही थी थोड़े-थोड़े टाइम के बाद, जैसे-जैसे मुझे उसकी याद आ रही थी। तो इस कारण से फिर मैंने वीडियो यहीं तक बनाई, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया।